Unmute. Yep. Good evening everyone. So आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं that is this Art of Strategy and it is about game theory. आप में से काफी लोगों ने ये सेशंस अटेंड करे हैं, उसमें से काफी लोगों ने सेल्फिश जीन वाला सेशन भी अटेंड किया होगा। उसमें हमने जाना था कि जो अभी दूसरे लोगों के साथ जो डील करते हैं हम ह्यूमन लाइफ में सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो आते हैं, जो शायद परेशानियां आती है, काफी हद तक वो दूसरे लोगों से आती है। उन रिश्तों दूसरे लोगों के साथ किस तरीके से डील करना, उसका जो सबसे अच्छा और साइंटिफिक मेथड है दैट इज कॉल्ड एज ए गेम थ्योरी। गेम थ्योरी मतलब कि आप सामने वाले को जानो, उसके बिहेवियर को समझो और फ्यूचर में ये एंटिसिपेट करो कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा एंड यू ट्राई टू डू द बेस्ट। उसका जो साइंस है दैट इज कॉल्ड एज गेम थ्योरी और आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस की टू लर्न दिस। एंड वन ऑफ द ग्रेट कोट्स आई थिंक जो मैंने पढ़ा था दैट इज फ्रॉम विल डोरेंट। उसका एक कोट है कि द पीपल हु कैन मैनेज पीपल विल मैनेज पीपल हु कैन मैनेज ओनली थिंग्स। मतलब कि जो लोग दूसरे लोगों को मैनेज कर सकते हैं वो लोग उन लोगों को मैनेज करेंगे जो सिर्फ चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने भी अगर आपके आसपास देखा होगा कि कहीं पे भी कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं जो शायद उतने स्किल्ड नहीं है, पर उनमें एक स्किल जो होता है वो होता है कि दूसरे लोगों के साथ कैसे डील करना, उन लोगों दूसरे लोगों के साथ किस तरीके से काम निकलवाना, उनके साथ किस तरीके से रिश्ता रख के वो सारी चीजों को डील करना, वो सोशल उनमें स्किल होता है। ऑलवेज द पर्सन विथ द सोशल स्किल्स usually makes more money than people who have technical skills. The reason being कि अगर आप समझो जो टेक्निकल स्किल है वो उतना ज्यादा टफ नहीं होता। वंस यू लाइक अगर कोई भी दुनिया का स्किल है जो टेक्निकल है, सामने जहाँ पे आप किसी चीज के साथ किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हो, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज एक बार उसका अगर आपको आ गया, आपको सोल्यूशन एक बार उसका सोल्यूशन निकालना आपको आ गया, देन वो चीज काफी रिपीटेटिव हो जाती है क्योंकि सामने जो ऑर्गेनिज्म है वो चेंज नहीं होता है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, जो दूसरे इंसान होते हैं, जब आप दूसरे इंसानों के साथ डील करते हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो इंसान भी कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। तो वो कभी भी आपको वो सर्टेनिटी वहां पे नहीं मिलती है। तो जिसकी वजह से इट्स ऑलवेज people who have social skills will always make more money than people who just have a technical skills. नाउ ये बुक जो है इट्स अबाउट स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से आप चीजों को स्ट्रेटेजाइज करें अपने बिजनेस के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, एंड हाउ यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो देयर आर फ्यू थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसमें कुछ 10 स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करी है आज। तो कोर टॉपिक होगा वी आल्सो गोइंग टू लर्न अबाउट इंसेंटिव्स। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो थी इसमें कि यहाँ पे इस बुक के अंदर एक एग्जांपल शेयर किया गया है जहाँ पे उन्होंने एक एमबीए के अंदर एक टेस्ट लिया जाता है। एमबीए की एंट्रेंस एग्जाम में एक टेस्ट लिया जाता है। उस टेस्ट का एक क्वेश्चन का आंसर एमसीक्यू है, उसके 5 आंसर्स दिए गए और उनको पता नहीं है कि क्वेश्चन क्या है। बट गेम थ्योरी की यूज करके उन्होंने सही आंसर उसका फाइंड आउट किया था कि हाउ टू फाइंड आउट आंसर ऑफ क्वेश्चन जिसका शायद आपको क्वेश्चन भी नहीं पता है, विच रियली ब्लोज ऑफ माई माइंड। मुझे थोड़ा बिलीव भी नहीं हुआ था जब मैंने वो पढ़ा, बट द थॉट प्रोसेस वाज रियली अप एंड वो आज हम जानेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू स्ट्रेटजीज जो आपको हमेशा दिमाग में रखने की जरूरत है। दैट इज नंबर 1। एक इसमें इस बुक के शुरू में एक एग्जाम्पल दिया गया है विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ही टॉक्स अबाउट स्टीव वॉलमार। स्टीव वॉलमार एक माइक्रोसॉफ्ट, आपको पता है बिल गेट्स के वो पार्टनर रह चुके हैं। ही वॉज अ सीईओ इन माइक्रोसॉफ्ट। वो बंदा जब भी किसी से इंटरव्यू लेता, ही यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन कि वो सामने वाले को बंदे को कहता कि यू हैव टू जज ए नंबर जो मेरे दिमाग में है। वो नंबर जो है दैट इज बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 के बीच में है। आपके पास 5 अटेम्प्ट है
उसको सही जवाब ढूंढने के लिए। और जब भी वो बंदा कोई भी नंबर बोलेगा, ये स्टीव बॉलमार विल से टू हाई और टू लो, ये वो बोलेंगे, मतलब जो भी नंबर बोला जाएगा उसके बाद स्टीव बॉलमार विल गिव फीडबैक कि ये नंबर बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। नाउ इन दिस सिनेरियो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि पब्लिक जो भी नॉर्मल लॉजिकल बंदा होगा, व्हाट ही विल डू, ही विल फर्स्ट व्हाट number of will a person choose, so he will go for a number 50. उसके बाद स्टीव बॉलमार विल से कि दिस नंबर इज टू हाई, मतलब बहुत ज्यादा है। देन व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर अ पर्सन इज लाइकली टू चूज, तो नेक्स्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज उसका आधा 25, देन ही सेज कि इट्स टू लो, मतलब कि बहुत ज्यादा कम है। तो उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, तो उसका आधा कितना होता है, इट्स अराउंड 37। उसके बाद उसी का भी आधा, दैट इज कॉल्ड एज 42। इस तरीके से ना व्हेन कम्स टू स्टीव बॉलमार, उनका एक गोल, इस एक्सरसाइज का गोल सिर्फ इतना था कि ही वांटेड टू फिगर आउट कि वो सामने वाला लॉजिकली सोच रहा है कि नहीं। सो इन दिस गेम हिज पर्पस वाज कि लॉजिकली सामने वाला सोच रहा है कि नहीं। बट सेम सिचुएशन में लेट्स चेंज दिस सिनेरियो। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे दिमाग में एक नंबर है एंड यू हैव टू गेस 1 to 100, आपको जज करना है कि वो नंबर कौन सा है। अभी अगर आपने सही गेस कर लिया तो आई विल गिव यू 10,000 रुपीज। आपने अगर सही से नंबर गेस कर लिया तो आई विल गिव यू 10,000 रुपीज। नाउ अगर उसी तरीके से सोचो तो 50, 25, 37, 42, उसके बाद इसके बाद जो आइडियली इसका जो आंसर आता था दैट इज 46। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब पहले सिनारियो में लॉजिकली शायद ये सच है, बट व्हेन इट कम टू गेम थ्योरी, जब आपको पता है कि मुझे आपको पैसे नहीं देने हैं, सो व्हाट आर नंबर आई विल चूज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि लॉजिकली मुझे पता है कि अगर मैं आपको बोलूंगा और कोई लॉजिकल इंसान है तो वो पहला नंबर 50 चूज करेगा, दूसरा 25, तीसरा 37, चौथा 42 और पांचवा 46। आई नो दिस नंबर्स, सो मुझे पता है कि यही नंबर लोग चूज करने वाले हैं, तो विल आई चूज दिस नंबर? मोस्ट प्रोबेबली नो, बिकॉज मैंने प्रेडिक्ट किया कि सामने वाला क्या सोचेगा और उसके बाद मैंने अपना जजमेंट उसके अराउंड बेस किया, बिकॉज मुझे अपने पैसे नहीं देने हैं। इट इज नॉट इन माई इंटरेस्ट कि आप सही नंबर गेस कर लो। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सेम सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाती है जब वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, जब आप दूसरे लोगों के साथ, जब दो लोगों के इंटरेस्ट जो होते हैं वो अलाइन नहीं होते। तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, कि आप ये सोच रहे हो कि अगर मैंने ये स्टेप लिया तो सामने वाला क्या सोचेगा, एंड देन यू आर प्लानिंग अकॉर्डिंगली। तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हम जो जब भी आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर किसी भी इंसान के साथ डील कर रहे हो, अनकॉन्शियसली दे आर यूजिंग सम स्ट्रेटेजी, और वो स्ट्रेटेजिकली कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बट if you don't have a good strategy तो you will lose. So that is why you need to understand कि how the game works. एक नॉर्मल सिचुएशन और गेम में यही फर्क होता है कि एवरी सिंगल एनकाउंटर, जब जहां जहां पर आप किसी और इंसान के साथ डील कर रहे हो, उसके गोल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स जब लाइन में आते हैं, वो इक्वेशन में आते हैं, देन इट बिकम्स द होल गेम थ्योरी। एंड व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दुनिया में फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी हैज गोल्स। दुनिया में जितने भी इंसान है सबको चीजें चाहिए, सभी लोगों को वो रिसोर्सेज चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोग जो है, सभी लोगों के कुछ ना कुछ सपने होंगे कि यू वांट, लेट्स से इफ यू आर वर्किंग इन अ जॉब, तो यू वांट कि आपके ऑफिस के अंदर सबसे ज्यादा जो सैलरी है वो आपको मिले। लेट्स से कि यू आर वर्किंग इन अ जॉब जहाँ पे 50 लोग काम कर रहे हैं और वहां पे 5 जो टॉप के लोग हैं
उनकी सैलरी उनको लेट्स से 2 लाख रुपए महीने की मिल रही। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है कि ये सारे जो 50 के 50 लोग हो उनको चाहिए कि उनको भी वो 2 लाख रुपए की सैलरी मिले, बट द रियलिटी ऑफ लाइफ इज दैट कि सबको वो सारी चीजें नहीं मिल सकती। इट्स नॉट पॉसिबल, वो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कंट्री में भी, कि वो सारे लोग अमीर हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी कंट्री। जब आप एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज जो है वो एवरेज ही रहेगा। सो इट इज दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला भी शायद वही ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश कर रहा है और आप शायद दोनों मिलके दोनों साथ में वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। तो दैट इज द रीजन गेम थ्योरी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So I'll tell you one more thing which you need to understand कि whenever you think about game theory, इस बुक में एक अच्छी स्टोरी जो शेयर करी गई है कि ऐसा हुआ कि एक लेट नाइट एक कॉन्फ्रेंस वो जेरूसलम से एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके दो इकोनॉमिस्ट जो एक इस बुक के जो ऑथर है उन्हें वो एक टैक्सी में बैठे और वो ए से वो अपने कॉन्फ्रेंस हॉल से वो होटल पे जाना चाहते थे। दे वांटेड टू गो टू होटल। नाउ सिनेरियो ऐसा हुआ कि वो बंदे वो वहां पे गए एंड वहां पे टैक्सी वाला था। उस बंदे ने बोला कि मैं मीटर चालू नहीं करता, मुझे अमेरिकन लोग पसंद है, तो आई गिव यू डिस्काउंट, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। और फिर देन दे उन्होंने मीटर चालू नहीं किया। ये जो दो लोग जो दो इकोनॉमिस्ट थे वो पहले सस्पिशियस थे कि हमको कितना पे करना पड़ेगा एंड दे उनको ये नहीं पता था कि एक्चुअली यहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं। तो सीन ऐसा हुआ कि उस बंदे ने वो कॉन्फ्रेंस हॉल से उनको लेकर आया होटल पे एंड जस्ट बिफोर होटल आई उस बंदे ने उनसे 2500 रुपए मांगे। 2500 रुपए मांगे। जब ये बात सुनी उस ड्राइवर ने तो उसने बोला 2500 नहीं, 2500 मांगे, बट ये जो लोग थे वो निगोशिएट कर रहे थे और 2200 रुपए मांगे। सिर्फ 2200 रुपए देने के लिए रेडी थे क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि कितना प्राइस यहाँ पे चलता है। तो हुआ ये कि वो जो टैक्सी ड्राइवर था वो बंदा उन लोगों को वापस उसी जगह पे ले गया और छोड़ दिया और उनको बोला कि आपको जो 2200 रुपए में जो ले जाएगा आप उसके पास से चले जाओ। उस बंदे ने उसको वापस वहीं पे छोड़ दिया और नेक्स्ट जो टैक्सी ड्राइवर था वो 2200 रुपए में आ गए। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस सिनारियो कि हुआ ये कि जो 2500 में वो उस बंदे को 2500 रुपए चाहिए थे और उसको सिर्फ 2200 में रेडी नहीं था, फिर भी वो उसने अपना खुद का लॉस करा एंड ही जस्ट उन दोनों को वो वापस छोड़ के आया। वाई? बिकॉज एज ए ह्यूमंस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले की स्टोरी क्या है। अभी इसमें हमको ऐसा लगेगा कि जो पहला ड्राइवर था उसने अपना ही लॉस किया, बट इन दिस जब ये स्टोरी ये ऑथर शेयर करते हैं उसके बाद काफी साल बाद उसी बंदे ने उनको लेटर लिखा जो ड्राइवर था पहले। तो उसने बोला कि मैं पहले वहां पे एज अ टैक्सी ड्राइवर काम करता था, अब मैं कंसल्टेंट हूँ। और वहां पे वो बंदा जस्ट बिकॉज वो काम करता था उसके पास टाइम नहीं रहता था अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो वो क्या करता था, हर बार जब भी कोई भी टैक्सी लेके जाता वो अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जाता था। तो ही वांटेड टू स्पेंड टाइम विथ हिज वाइफ आल्सो। तो जब वो उसके बंदे की वाइफ उसके साथ थी और उस बंदे ने निगोशिएट किया तो उस बंदे के प्राइड पे आ गई कि आपने मेरे जजमेंट पे भरोसा नहीं किया। जो टैक्सी ड्राइवर था उसके जजमेंट पे भरोसा नहीं किया एंड दैट्स व्हाई ही गॉट एंग्री। उस बंदा गुस्से हो गया और उन लोगों को वापस ड्रॉप करके आया। इवन दो टैक्सी ड्राइवर ने लॉस करा था खुद, डबल उसका फ्यूल यूज हुआ, जो 2 गुना फ्यूल यूज हुआ, फिर भी दैट इज द रीजन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दोनों साइड की जो स्टोरीज है, दोनों साइड जो तुम लोगों के दिमाग में जो चीज चल रही है वो काफी डिफरेंट होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस तरीके से शायद आप सोचते हैं वो सामने वाला नहीं सोचता है। तो वन ऑफ द थिंग्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन गेम थ्योरी कि आपको अदर प्लेयर मतलब कि सामने वाला जो है उसका पर्सपेक्टिव
उनको क्या पता है, व्हाट दे नो, उनको क्या मोटिवेट करता है, और वो आपके बारे में क्या सोचता है। बिकॉज कई बार क्या हो सकता है कि सेम सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू माई स्टोरी। आई हैव फ्यू पीपल इन माई लाइफ जो शायद सिमिलर लेवल का काम करते हैं। मैं स्पेसिफिक नहीं कहूंगा, बट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि वो सेम लोग मोबाइल रिपेयर की शॉप है। अभी मेरा एक जो दोस्त है उस पर मुझे उतना भरोसा है कि वो जो बोलेगा आई विल कंसिडर कि वह वो सही है। दूसरे बंदे पे मुझे भरोसा थोड़ा सा कम है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों का प्रोस्पेक्टिव जो दोनों के लिए है, दैट इज वेरी डिफरेंट। वो बंदा शायद, दूसरा बंदा शायद मुझे अच्छा ऑफर भी देगा, तो भी मैं उसको हमेशा स्केप्टिकल नजर से ही देखूंगा। सो इन एवरी सिचुएशन आपको भी ये समझना पड़ेगा कि जब आप सामने वाले के साथ डील कर रहे हो तो उस बंदे की मोटिवेशन क्या है, व्हाट इज द मोटिवेशन फॉर देम बिहाइंड वट एवर दे आर डूइंग। आई टेल यू, रिसेंटली ऐसा हुआ था कि मेरे ऑफिस में से एक बंदा मेरे पास आया एंड ही लाइक कि सर मुझे आई वांट टू क्विट, क्योंकि मुझे किसी और कंपनी में पार्टनरशिप का ऑफर मिला है। नाउ आई नो अबाउट दैट गाय, जितना मैं उस बंदे को समझता हूँ कि वो बंदा रेडी नहीं था बिजनेस करने के लिए। जो उसका स्किल लेवल था वो शायद उतना रेडी नहीं था। एंड आई एम नॉट जजिंग हिम, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि वो मेरी कंपनी छोड़ के गया, बट दैट इज माई ऑब्जेक्टिव जजमेंट कि शायद वो बंदा उतना रेडी नहीं था। इवन वो जो काम कर रहा था उसके जाने के बाद वो काम ज्यादा इंप्रूव हुआ था। तो मतलब उस बंदे के जाने की वजह से हम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। बट अगर मैं उसकी जगह होता तो दिस इज व्हाट यू शुड थिंक अबाउट, कि अगर कोई सामने वाला बंदा है, वो अपनी कंपनी में आपको पार्टनरशिप दे रहा है, और आपको पहले तो अपने आप को ऑब्जेक्टिवली जज करना पड़ेगा कि आपका स्किल लेवल क्या है। दैट इज नंबर वन। अदर थिंग, जब मेरी अपने कलीग के साथ बात हुई कि इन दिस सिचुएशन मैंने क्या सोचा कि अगर सामने वाला तुमको पार्टनरशिप ऑफर कर रहा है तो उसका एक रीजन ये हो सकता है क्योंकि कोई भी बंदा, अगर उसकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है तो इनिशियल लेवल पे कोई भी बंदा अपने बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं देगा, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू गिव इट अवे फॉर, लाइक अभी अभी रिसेंटली हुआ था कि एक बंदा मेरी कंपनी में, उसको 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने थे एंड ही इज लाइक मुझे इक्विटी दे दोगे तो चलेगा। मैंने बोला भाई मैं तुझे 3 लाख रुपए में 1% भी इक्विटी नहीं दे सकता, बिकॉज आई नो माई बिजनेस वर्थ, मेरे बिजनेस का कितना वर्थ है मुझे पता है। तो मैंने उसको मना करा। इन अ सेम सिचुएशन उस बंदे को जब पार्टनरशिप ऑफर हुई वो बंदा खुश हो गया, बट ही डिडंट अंडरस्टैंड कि अगर सामने वाले का बिजनेस अच्छे से चल रहा होता तो उसको पार्टनरशिप क्यों ऑफर करता, क्या उस बंदे को क्या मिलेगा इस बंदे को पार्टनरशिप ऑफर करके। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू थिंक कि अगर आप में शायद उतना स्किल लेवल नहीं। इनिशियली काफी लोग जो होते हैं जब बिजनेस शुरू करते हैं उनके पास पैसे नहीं होते हैं एम्प्लॉय को पे करने के लिए। जब ये ऐसा सीन होता है कि जब उनके पास पैसे नहीं है किसी भी एम्प्लॉय को पे करने के लिए, तो व्हाट दे डू कि उन लोगों को थोड़ा पार्टनरशिप दे देते, जिसमें कुछ गलत नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मैं इस कंपनी में जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे अपने स्किल की वजह से ही मिल रहा है। उसका एक रीजन ये भी है कि सामने वाले के पास उतना फंड नहीं है, शायद उस लिए मिल रहा है। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इन एवरी सिचुएशन कि सामने वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है, because if you don't understand it is going to screw up your life in long run. So I hope it's clear so far. So yeah, so let's talk about that example जो मैंने शुरुआत में बात करी थी। ये जीमैट टेस्ट का एक क्वेश्चन था। जीमैट जीमैट जो है वो एमबीए एंट्रेंस एग्जाम, उसका एक क्वेश्चन था। यहाँ पे इस बुक के अंदर उसका क्वेश्चन नहीं दिया गया है, उसके सिर्फ आंसर दिए गए। ये एमसीक्यू है। ए जो है वो है 4 पाई स्क्वायर इंचेस, 16 स्क्वायर इंचेस, 32 पाई स्क्वायर इंचेस,
फोर्थ 8 पाई स्क्वायर इंचेस एंड पांचवा 16 पाई स्क्वायर इंचेस। कैन यू चेक इज विजिबल नाउ? ये जो 5 ऑप्शन उनको दिए गए थे कि 4 पाई स्क्वायर इंचेस, इन पांचों सिर्फ ऑप्शन, उनको नहीं पता है कि क्वेश्चन क्या है, फिर भी उस इतने को देखकर ही इज एबल टू प्रेडिक्ट कि कौन सा आंसर सही होगा। अभी उसमें व्हाट ही इज थिंकिंग, एक्चुअली क्या आंसर आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसके बिहाइंड जो थॉट प्रोसेस होती है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नंबर वन थिंग इज द ऑड नंबर इन द सीरीज, इस पूरी सीरीज के अंदर, जस्ट अ सेकेंड, ए सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। लो सो लेट मी राइट इट अगेन। सो पहले ऑप्शन नंबर ए जो था दैट इज 4, ऑप्शन नंबर ए इज 4 पाई स्क्वायर इंचेस, ऑप्शन नंबर बी इज 8 पाई स्क्वायर इंचेस, तीसरा जो था दैट इज 16 स्क्वायर इंचेस, चौथा जो था वो था 16 पाई स्क्वायर इंचेस, एंड लास्ट जो था वो था 32 पाई स्क्वायर इंचेस। आप में से काफी लोगों को शायद ये, आप लोगों ने अपने 10th या 12th में एग्जाम दी होगी, इसमें एमसीक्यू आते होंगे, एंड यू माइट, शायद आपको आज पता चलेगा कि हाउ दे आर प्लानिंग द रॉन्ग आंसर्स, वो अपने जो गलत जवाब भी होते हैं वो किस तरीके से प्लान करते हैं। नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, यहाँ पे व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग द एमसीक्यू, जो एमसीक्यू लिख रहा है उस इंसान का पर्पस क्या है? उस बंदे का सिर्फ इतना सा पर्पस है, टू filter people who knows right answer and who don't। बेसिकली एक सिंपल सा पर्पस यही है कि फिल्टर करना कि किसको सही जवाब पता है और किसको सही जवाब नहीं पता है। वो लोग ऐसे एमसीक्यूज नहीं करना चाहते जिसमें आप एज अ जस्ट गेस वर्क से भी सही आंसर पे आ पाओ। सो दैट इज द होल पर्पस ऑफ द पर्सन जो ये सारे क्वेश्चंस लिख रहा है। तो अगर आप ये पांचों सीरीज देखो तो उसमें जो ऑड नंबर है दैट इज 16 सी स्क्वायर इंचेस। नाउ since it is different from other numbers, it is probably not right, because अगर आप सोचो कोई भी बंदा जिसको नहीं पता है कि सही जवाब क्या है, तो ये सिर्फ अकेला नंबर है जो थोड़ा ऑड है, तो मोस्ट प्रोबेबली दैट पर्सन इज गोइंग फॉर दैट, क्योंकि उसको लगेगा ये सब में डिफरेंट है, तो शायद ये सही जवाब नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो दैट इज द मोस्ट ऑड सीरीज। क्योंकि इंटरव्यू जो भी लिख रहा है उसका पर्पस है कि एज अ गेस वर्क में वो आंसर नहीं होना चाहिए। द फैक्ट दैट यूनिट्स आर स्क्वायर इंचेस सजेस्ट एन आंसर हैज टू बी परफेक्ट स्क्वायर इन इट। अभी जो ये है उसके अंदर आंसर जो है स्क्वायर में होना चाहिए, क्योंकि सारे जो ये आंसर है वो सारे के सारे स्क्वायर इंचेस में है। तो वी कैन प्रेडिक्ट कि सी तो आंसर नहीं है, जस्ट बिकॉज सी जो है वो बहुत ही इजीली प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि सामने वाला जो लिखने वाला है उस बंदे को नहीं चाहिए कि आंसर सी हो। दिस इज फाइन एंड डेमोन्स्ट्रेट गुड टेस्टिंग स्किल, बट नाउ वी थिंक अबाउट गेम थ्योरी। नाउ यहाँ पे जो गलत आंसर है उनको पर्पसफुली ऐसा बनाया जाता है कि जो लोगों को जवाब नहीं पता है उन लोगों को वो आंसर अपील करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें एक सजेशन दिया गया है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, अगर उसके एमसीक्यू में ऐसा लिखा जाए कि जिराफ या फिर 16 पाई, तो मोस्ट पीपल विल नॉट से दैट आंसर, बिकॉज वो बहुत ही ऑब्वियस हो जाएगा कि सही है या गलत है।
तो दे वांट कि बहुत ही नजदीक नजदीक लगे सारे एमसीक्यूज। तो दैट इज द मेन पर्पस जो भी ये क्वेश्चंस बना रहा है। नाउ टर्निंग दिस अराउंड, इमेजिन कि 16 इंचेस इज द रियली द राइट आंसर। 16 इंच जो है अगर ये सही जवाब है, what kind of question might have 16 inches answer but lead someone to think कि 32 pi is the right? तो मतलब अगर ये सही जवाब होता तो देर इज अ लेस प्रोबेबिलिटी कि किसी और के जो गलत जवाब दे रहे हैं उनके दिमाग में इन चारों में से कुछ आता। दैट जस्ट बिकॉज कि इट्स वेरी डिफरेंट, दैट इज प्रूवन, दैट्स प्रूव दिस कि ये शायद सही जवाब नहीं है। नाउ लेट्स टर्न इनटू कि ये सारे जो है वो स्क्वायर इंचेस में है, तो उसके अंदर अज्यूम फॉर अ मोमेंट कि 16 स्क्वायर है 4 स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर होता है। मतलब 2 इंटू टू इज लाइक 4 का जो स्क्वायर रूट है, बिकॉज स्क्वायर इंचेस में आंसर्स है। तो 4 इन 4 का जो होता है दैट इज 2 एंड 16 का जो होता है दैट इज 4। अज्यूम फॉर अ मोमेंट द प्रॉब्लम माइट हैव द एरिया ऑफ सर्कल रेडियस। मतलब उसके बाद उन्होंने अज्यूम किया कि ये क्वेश्चन क्या हो सकता है। नाउ एमबीए के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें एक फॉर्मूला यूज होता है दैट इज एरिया ऑफ सर्कल क्या है। तो ही अज्यूम कि ये शायद एरिया ऑफ सर्कल का क्वेश्चन हो सकता है जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर दैट इज द फॉर्मूला। हाउएवर बट उन्होंने ये अज्यूम किया कि जिस बंदे को ये शायद फॉर्मूला नहीं पता है या फिर थोड़ा सा भूल गया, दे माइट थिंक कि इट इज लाइक 2 पाई आर। दैट इज अ जो एक मिस्टेक कॉमन हो सकती है। नाउ इफ आर जो है उसमें अगर वो 4 है, देन 2 पाई आर इज इक्वल टू 8 पाई एंड दैट पर्सन इज अ रॉन्ग आंसर ऑफ बी। तो शायद वो आंसर गलत होगा क्योंकि यप सो बेसिकली अगर ये एक गलत इक्वेशन है, ये सही अगर इस हिसाब से करोगे तो दैट्स अ राइट आंसर। बट इसका जो गलत का परम्यूटेशन है कि अगर ये जो है दैट इज 2, अगर ये 2 होता तो 4 पाई आर दैट इज रॉन्ग आंसर, ये भी रॉन्ग है। एंड ही ऑल्सो अज्यूम कि किसी बंदे को इस इक्वेशन पे लेट्स से कि उसको लगे कि आर 4 है, तो उस हिसाब से ये भी आंसर गलत होगा। नाउ if 16 pi is the right answer, what is the their good wrong answer? Just a second. It's getting very confusing, I guess. Yeah. So now उसके बाद उनको पता है कि ये तीनों गलत आंसर है। Just a second. Yeah. ओके सो नाउ जस्ट आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, तो लेट्स रीस्टार्ट इट। पहले हमने ये अज्यूम किया क्योंकि जो पर्पस जो टेस्ट मेकर है उसका पर्पस है कि इजीली आंसर ना आ जाए, तो ये आंसर हमने गलत इस बेसिस पे माना है क्योंकि ये सबसे कॉमन नहीं है। एंड जो लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि जिसको थोड़ा भी आइडिया नहीं है, थोड़ा भी गलत, थोड़ा डाउट है, वो लोगों को सही जवाब ना आए। दैट इज द पर्पस ऑफ द पर्सन हु इज मेकिंग द टेस्ट शीट। तो ये दैट इज नंबर 1। अभी उन्होंने ये अज्यूम किया कि अभी जितने ये इसका सही जो जवाब होगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर से। पाई आर स्क्वायर से उनका सही जवाब आएगा। नाउ शायद बट उन्होंने ये सोचा कि इसको और क्या गलत चीजों से मिक्स किया जा सकता है। तो उन्होंने सोचा कि कोई बंदा शायद भूल के ये लिख लेगा 2 पाई आर या फिर 2 पाई आर स्क्वायर। ये शायद ये इक्वेशन आ सकती है। नाउ जो बंदा एक को लगेगा कि ये दैट इज द राइट, तो वहां पे अगर वो आर की जगह ये समझेगा दैट इज 4, तो अगर आर 4 है तो दैट इज लाइक 16 इंटू 2 32 पाई, तो उसको लगेगा ई सही आंसर है। तो एक गलत इक्वेशन से ये सही आंसर, तो इसका मतलब ये भी आंसर सही नहीं है।
नाउ नेक्स्ट इज कि व्हाट इफ द 4 पाई इज द करेक्ट आंसर। अगर ये बेसिकली आपको यही सोचना है कि अगर ये सही जवाब होता तो बाकी सारी चीजों को सेम लॉजिक से जस्टिफाई किया जा सकता है कि नहीं। थिंक अबाउट हाउ अबाउट मोस्ट कॉमन मिस्टेक मिक्सिंग अप विद सर्कमस्टांस विद एरिया। जो लोग मिक्स अप करते हैं सर्कमस्टांस और एरिया, जिसका फॉर्मूला ये होता है दैट इज 2 पाई आर। नाउ अगर 2 पाई आर यूज करेंगे और r इज इक्वल टू 2 है तो दैट पर्सन ऑल्सो विल मिक्स दिस आंसर ऑल्सो। तो ये तीनों आंसर जो है वो अभी तक वी हैव प्रूव्ड कि ये तीनों आंसर गलत है। नाउ देयर इज नथिंग वर्स स्टिल फ्रॉम अ टेस्ट मेकर्स पर्सपेक्टिव। उस टेस्ट मेकर जो भी है उसके पर्सपेक्टिव से इससे जो बुरी कोई बात नहीं होगी कि कोई इंसान सही आंसर पे आ जाए बट गलत रीजन की वजह से आ जाए। हेंस 4 पाई इज द राइट आंसर वुड बी अ टेरेबल आइडिया, क्योंकि शायद वो बंदा सही आंसर पे तो आ गया बट वो गलत रीजन की वजह से आ गया विच नो वन वांटेड। सो एट दिस टाइम वी आर डन कि जो बचा कि 4 जो पाई ये आंसर दैट इज द राइट आंसर, बिकॉज ये उन्हीं उन्हीं लोगों को ये आंसर आएगा जो सही मेथड से कर रहे हैं बेसिकली। तो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज अदर पर्सन इज ट्राइंग टू डू, वो बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है। आई नो इट्स लाइक मैथ्स इज टू कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा हैवी हो गया बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग विच इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वो जो शायद लाइफ में आपके ज्यादा काम आएगा, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स को सुपर पावर माना जाता है बेसिकली। इंसेंटिव्स मतलब कि जित ऐसा माना जाता है कि एवरी सिंगल इंसान, जो भी इंसान है इस दुनिया में, दे विल ऑलवेज बिहेव इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। और दुनिया में जितनी भी ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती है वो मिस अलाइनमेंट ऑफ इंसेंटिव्स की वजह से होती है। कि अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो, अगर आपके नुकसान में सामने वाले का फायदा है तो यू आर इन अ बैड डील। तो यू नीड टू मेक श्योर कि हमेशा जब भी आप किसी के साथ काम करो, एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, किसी को एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, तो मेक श्योर कि उनका जो गोल है और आपका जो गोल है वो दोनों ही एक डायरेक्शन में हो। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो हाउ टू डिजाइन इंसेंटिव स्ट्रक्चर, इट्स समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वॉरेन बफेट को अगर आप स्टडी करो तो वो इंसान सिर्फ दो ही काम करता है। ही हायर्स, इफ यू आस्क वॉरेन बफेट ही विल टेल यू ही डू टू वर्क, दो काम। एक होता है एलोकेशन ऑफ कैपिटल और दूसरा है सेटिंग इंसेंटिव स्ट्रक्चर फॉर टॉप मैनेजमेंट। मतलब उसके जो सीईओज होते हैं उनका इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो सेटअप करने का काम होता है दैट इज डन बाय वॉरेन बफेट। वो कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं एंड वंस ही इन्वेस्ट इन द कंपनी ही वांट टू मेक श्योर कि वहां के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनका इंसेंटिव स्ट्रक्चर वो डिसाइड कर पाए कि उनका उनको किस तरीके से पे मिलेगा। नाउ आई विल टेल यू एग्जांपल। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप एक बुक ऑथर हो, यू आर ऑथर ऑफ द बुक और आपने एक बुक लिखी है, यू रोट अ बुक। नाउ आपने इतनी ज्यादा बार वो बुक को पढ़ा है कि अभी शायद आप उसके अंदर जो छोटी छोटी गलतियां है वो शायद आपको नहीं दिखेगी। यू वोंट बी एबल टू फाइंड द मिस्टेक्स इन योर बुक। सो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दैट? उसका सोल्यूशन क्या होगा? उसका सिंपल सा सोल्यूशन ये होता है कि यू हायर समबडी टू एडिट अ बुक फॉर यू। वो आपका एडिटर जो है या फिर प्रूफ रीडर, यू हायर अ प्रूफ रीडर फॉर यू। आप एक प्रूफ रीडर हायर करते हो। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस सिचुएशन इज दैट कि अगर आपने किसी प्रूफ रीडर को हायर किया, द यू विल नेवर एबल टू फिगर आउट कि उस बंदे ने अपना काम कितना अच्छे से किया, बिकॉज कि आपको नहीं पता है कि कितनी चीजें गलत है। दैट्स व्हाई यू आर हायरिंग द पर्सन। और द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि आपको काम होने के बाद भी शायद पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर ऑलरेडी कितनी गलतियां रह गई है। सो व्हाट दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन एसिमेट्री।
कि दोनों को जो चीजें पता है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। नाउ हाउ टू जज, हाउ टू इंसेंटिवाइज द पर्सन कि वो बंदा सही से काम करे। द प्रॉब्लम इज कि वो बंदा, लेट्स से कि अगर आप उसको एक फिक्स पगार दे रहे हो, लेट्स से कि यू आर सेइंग कि भाई मैं तेरे को 20,000 रुपए दे दूंगा, यू प्रूफ रीड द बुक फॉर मी। वो बंदे ने कर भी दिया। नाउ हाउ टू चेक कि उसने सही से काम करा कि नहीं। उसका एक ऑप्शन है कि आप खुद फिर से वो चेक करो कि उसने सही से काम करा कि नहीं करा। बट दैट डजंट मेक सेंस, क्योंकि आपने द सोल रीजन टू हायर दैट पर्सन इज कि आप उस बंदे से वो काम करवाओ। अगर आप वो खुद कर सकते होते तो आप नहीं करवाते बाहर। तो दैट डजंट मेक सेंस। तो हाउ टू डू दैट? क्योंकि स्पेशली जब बुक ऑथर की बात होती है तो एडिटिंग में जो फ्लॉज होते हैं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ो, इस बुक के अंदर भी सिमिलर सिचुएशन है। और इवन टोनी रॉबिन्स या फिर मैंने काफी बुक्स के अंदर आपने देखा होगा टाइपो एरर्स होते हैं, काफी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, काफी जगहों पे गलतियां होती है। क्यों रह जाती है? बिकॉज देर इज नो वे कि आप किसी को, देर इज नो वे टू नो कि वो सही से हुआ है कि नहीं। जिस बंदे ने उस पर काम करा है और जो बंदा ने बुक लिखी है, देर इज नो वे टू जज इट, देर इज नो वे टू प्रूव इट कि सही से वो काम हुआ है कि नहीं हुआ। सो हाउ यू गोना मेक फिगर आउट कि किस तरीके से उस बंदे का आप वो फिगर आउट करोगे कि हाउ दैट पर्सन शुड गेट पेड, जिसकी वजह से आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नीड फर्स्ट, अगर आप उसको इस तरीके से पे करते हो कि पे पर एरर फाइंड, कि लेट्स से उस बंदे को आप जितने भी एरर्स वो ढूंढ के दे रहा है, लेट्स से कि आप उसको बोलते हो कि जितने एरर तू ढूंढेगा उसके 100 रुपए तुझे दे दूंगा। नाउ विल दिस वर्क वेल? मोस्ट प्रोबेबली यस। कि शायद ये चीज अच्छे से काम करेगी, वो उस बंदे को एक लेवल पे इंसेंटिवाइज जरूर कर रही है कि वो बंदा अच्छे से काम करे। बट क्या, बट व्हाट इफ, नाउ यू हैव टू थिंक फ्रॉम अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, कि व्हाट इफ कि आपकी बुक के अंदर सिर्फ 10 ही उसको मिले, सिर्फ 10 ही एरर मिले पूरी बुक के अंदर। तो उस बंदे ने शायद लेट्स से पूरा महीने का टाइम स्पेंड किया, 30 डेज, और उसको मिल रहा है सिर्फ 1,000 रुपए, क्योंकि उसने 10 एरर ढूंढे। तो विल डू यू थिंक विल दैट पर्सन विल एग्री टू वर्क ऑन दिस? मोस्ट प्रोबेबली नो, बिकॉज कि उसको वो क्लैरिटी नहीं है कि अंदर कितने एरर्स होंगे। सो दैट इज द रीजन कि वो बंदा शायद इस चीज को करने के लिए रेडी ही नहीं होगा। सो व्हाट यू कैन डू, बिकॉज यू हैव टू फिगर आउट कि दोनों पार्टीज को अलाइन करना है आपको इंसेंटिव्स को। सो द बेस्ट स्ट्रेटेजी इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज कि फर्स्ट पे अ सर्टेन अमाउंट, उसको सर्टेन फिक्स अमाउंट पे कर दो, प्लस जितने एरर्स वो ढूंढ रहे उस पे पेपर एरर। तो उससे क्या हुआ कि उनको जो बेसिक पे मिल रहा था उसकी वजह से नाउ ही इज सेटिस्फाइड, इज हैप्पी कि उनको जो पे मिल रहा है ही इज हैप्पी अबाउट इट। बट नाउ उनका इंसेंटिव ये है कि जितने ज्यादा एरर ढूंढेंगे उनको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। सो दैट इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि यू अलाइन इंसेंटिव आपने। एंड आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज 100% एक्यूरेट टेक्निक, बट एटलीस्ट इट हैव मोर चांस कि वो बंदा ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, ज्यादा अच्छे से काम करेगा। क्योंकि जब उसको एरर, उसका फायदा किस चीज में है? फॉर एग्जाम्पल अगर वो बंदा बैठा है, ठीक है, ही इज डूइंग प्रूफ रीडिंग, अभी जब वो चीज करने बैठा है, उसके सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में है कि एवरी एरर ही फाइंड्स उसको एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा। इन अ फर्स्ट सिनेरियो अगर आप उसको सिर्फ फिक्स पे कर रहे हो तो उसके दिमाग में वो सिचुएशन नहीं होगी। और द बिग प्रॉब्लम इन दिस सिचुएशन इज कि इस एनवायरनमेंट में ये है कि आप उसके एफर्ट मेजर नहीं कर सकते। एफर्ट इज नॉट मेजरेबल, क्योंकि वो आपका एम्प्लॉय भी नहीं है, वो आपके यहाँ पे बैठा नहीं है। और इवन आपके यहाँ पे बैठा हो तो भी आपको शायद पता नहीं है कि हाउ दिस एफर्ट इज गोइंग टू वर्क फॉर इट। तो ये शायद पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इन अ सेम सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉडर्न डे में आपके बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे काम करवा रहे हो जहाँ पे उस काम की जो क्वालिटी है वो जज करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस सिचुएशन के अंदर अपने इंसेंटिव्स को अलाइन कर रहे हो उस बंदे के साथ
जिस बंदे के साथ आप काम करवाना चाहते हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, आई जस्ट रिसेंटली गॉट इन टच विथ फ्यू पीपल हु आर इन इंडिया टॉप पीपल इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री। वहां पे मुझे पता चला कि वो लोग एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं हमसे पहले, दैट इज अ मार्केटिंग एजेंसी। नाउ दैट मार्केटिंग एजेंसी चार्जेस ऑन अ बेस्ड ऑन फेसबुक का जो एड स्पेंड या फिर उनका जो टोटल एड स्पेंड होता है उनका 20% वो लोग चार्ज करते हैं। नाउ थिंक अबाउट दिस एज ए इंसेंटिव कि क्या हो रहा है। मतलब कि आई एम बिजनेसमैन, अगर मेरी बिजनेस के अंदर मैंने 10 लाख रुपए का एड स्पेंड करा और लेट्स से कि 1000 कस्टमर आए, 1000 कस्टमर आए और मेरा टोटल स्पेंड हुआ है दैट इज लाइक 10 लाख, 10 लाख रुपए का खर्चा किया, उस बंदे को 2 लाख रुपए मिलेंगे। अभी लेट्स से कि उस बंदे ने नेक्स्ट टाइम पे 500 कस्टमर लाए पर 10 लाख का ही खर्चा किया, फिर भी उसको 2 लाख मिलेंगे। सो मेरे इंसेंटिव जो मुझे चाहिए उस चीज से उस बंदे का वो अलाइनमेंट तो नहीं है। दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। काफी मैंने देखा है, काफी बिजनेसेस के अंदर काफी लोग ऐसी डील करते हैं। काफी लोग इस कंपनी के साथ काम कर रहे थे, मुझे इस चीज में सेंस ही नहीं बना रहा था। बेसिकली ये तो ऐसा ही सीन हो गया कि आपने गाड़ी रेंट ली और आप उसको पे इस बेसिस पे नहीं कर रहे कि आप कितने किलोमीटर गाड़ी चलाओगे, बट आप उस बेसिस पे कर रहे हो कि आप उसमें कितना पेट्रोल डलवाओगे। तो उनका इंसेंटिव क्या बना कि वो गाड़ी ज्यादा पेट्रोल यूज करे। दैट इज द इंसेंटिव इज हैपनिंग। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप किसी के साथ इंसेंटिव स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस बंदे के गोल जो है वो आपके गोल से अलाइन होने चाहिए। दोनों का फायदा हो तो ही, अगर फायदा हो तो दोनों का हो और नुकसान हो तो भी दोनों का हो। बिकॉज अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज कि लॉन्ग रन में यू विल स्टार्ट सीइंग कि शायद आपकी बिजनेस जो है वो लॉस कर रहा है। ओके, सो नाउ हाउ टू राइट अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक इंसेंटिव कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी से करना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक तो होता है कि जहां पे एफर्ट एब्जॉर्ब एफर्ट जो है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, नॉट ऑब्जर्वेबल, वहां पे ज्यादा इंसेंटिव अलाइन होना जरूरी है। बिकॉज इफ योर इंसेंटिव्स आर नॉट अलाइंड, देर इज मोर चांस कि आपको शायद उस डील में आपको नुकसान होगा, क्योंकि सामने वाले का फायदा ही आपके नुकसान में हो रहा है। बिकॉज लाइक थिंक अबाउट दिस सिचुएशन कि अगर नॉर्मली लेट्स से कि वी बिलीव कि एक जो कंपनी है दे आर लाइक मोरल क्रीचर्स और वो बहुत ही अच्छे से सही से काम करते हैं, दे आर डूइंग एफिशिएंटली, कि उनका जो गोल है कि दे आर ट्राइंग टू गेट लॉट ऑफ पीपल विथ लेस मनी। बट नाउ इमेजिन दैट कि उस बंदे का ओनर जो है अगले महीने उसको 50 लाख रुपए का कहीं पे करना है। ठीक है, अब उसको पे करना है और उसको उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो व्हाट सबकॉन्शियसली व्हाट ही और शी लाइकली टू डू, वो क्या करेंगे? दे आर मोर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी टू गेट मोर मनी फ्रॉम यू। दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमेशा इंसेंटिव स्ट्रक्चर हमेशा एक अलाइन में होने चाहिए। नाउ this is what we talk about basic incentive structure. Now it apart from that also, एक और चीज जो मुझे अभी रिसेंटली मेरा एक्सपीरियंस हुआ, वी जस्ट गॉट अवर वेब डेवलपमेंट डन फर्स्ट फेज का। पहली बार मैंने लाइफ में मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था कि वेब डेवलपमेंट हमने करवाया, और वहां पे आई हैव सम अदर पार्टनर्स, तो शायद उतना डिसीजन कंट्रोल भी नहीं था। बट व्हाट आई लर्न इन दैट कि वेब डेवलपमेंट इज वेब डेवलपमेंट जो है दैट इज लाइक ए इंडस्ट्री जहाँ पे टाइम बहुत लगता है, उन लोगों का टाइम बहुत ही एक्स्ट्रा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक आया। तो मुझे एक चीज समझ आई कि अगर फ्यूचर में कि अगर मैं अपनी वेबसाइट डिजाइन करवा रहा हूँ तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव देम अ बेसिक, उनका जो भी होता है वो पे, प्लस उन्होंने जो टाइम कमिट किया है, इफ दे आर डूइंग थिंग ऑन टाइम, अगर उन्होंने मुझे उस दिन से पहले दे दिया, देन आई विल गिव देम सम बोनस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक्स्ट्रा 20% बोनस।
सो व्हाट इट इज डूइंग इज कि बेसिक तो उनको जो मिलना था वो तो मिल ही रहा है, पर अभी जो बंदा वो एक्स्ट्रा लीव लेके जाने वाला था और मेरा प्रोजेक्ट डिले होने वाला था, शायद वो नहीं होगा, बिकॉज आई एम गिविंग देम लिटिल एक्स्ट्रा पे. इवन देन आई टेल यू न्यू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने यूज करा अपने बिजनेस के अंदर, कि अभी हम जो ट्रेनर्स के साथ काम कर रहे हैं, ट्रेनर में वो लोगों का फनल होता है, इट्स कॉल्ड L1, L2, L3, उनके मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं. तो व्हाट नाउ वी आर टेस्टिंग इट कि हम लोग एड स्पेंड की जगह पे, जो लोग एड स्पेंड पे ले रहे हैं, हमने आज तक कभी एड स्पेंड पे चार्ज नहीं किया, बिकॉज वी नेवर बिलीव कि वो इंसेंटिव अलाइन करवाता है. बट वहां पे यूजुअली क्या होता है कि L1 जो पहला प्रोग्राम है, यूजुअली वो लॉस में होता है. तो आप अगर उस प्रोग्राम के बेसिस पे कुछ चार्ज कर रहे हो, तो इट इज यू आर बी एज एजेंसी, हम लोगों को लॉस होगा. तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज L1 प्लस L2, उस दोनों का जो रेवेन्यू है उसमें से मार्केटिंग का स्पेंड निकाल के जो ग्रॉस मार्जिन बचा, उसका एक सर्टेन अमाउंट प्लस एक फिक्स्ड अमाउंट, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग एंड टेस्टिंग नाउ. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि अगर हमारा इंसेंटिव ये है कि हम उसके ग्रोस मार्जिन बढ़ाए. व्हाट इज ग्रोस मार्जिन? ग्रोस मार्जिन इज कि रेवेन्यू माइनस मार्केटिंग स्पेंड, दैट इज उसका जो मार्जिन बचा, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोस मार्जिन. अगर लेट्स से कि इस महीने हमको ज्यादा कमाना है, वी आर पुशिंग हार्डर, तो व्हाट हैपनिंग इज कि वो ग्रोस मार्जिन जो बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमको भी फायदा हो रहा है, हमारे क्लाइंट को भी फायदा हो रहा है. So yeah, for example, I'll just little give you a little example कि how it is different. For example, पहले के सिनेरियो में लेट्स से कि वो लोग 10 लाख रुपए का खर्चा करते थे and they used to get 2000 people. Okay, अभी उसमें से उन लोगों को जो मिलता था वो मिलता था 2 लाख रुपए 2 लाख रुपीज. 2000 इंटू 10 लाख इज इक्वल टू लाइक 500 रुपए. 500 रुपए का पर लीड कॉस्ट आता था, पर पर्सन 500 रुपए स्पेंड होते थे, जिसका सेलिंग प्राइस था 99 रुपीज. लेट्स से फॉर आवर सेफर फॉर इजी कैलकुलेशन, लेट्स से 100 रुपीज. अभी उनको 2 लाख मिल गए, इस बंदे ने 10 लाख एडवर्टाइजिंग में स्पेंड किया, उसका 12 लाख का ऑलरेडी खर्चा हो चुका है, और उसके यहाँ पे आए हैं लोग, 1000 लोग आए हैं, 2000 लोग आए हैं 500 रुपए देकर. नाउ लेट्स कंसिडर अवर सिनेरियो कि हम लोगों ने भी 10 लाख ही दिए, 10 लाख का स्पेंड किया, 2000 लोग हैं, 500 पर पर्सन, और लेट्स कंसिडर कि अगला जो उनका प्रोग्राम था उसमें 10% कन्वर्जन आता था एट 5000 रुपीज. तो 200 रुपए इंटू 5000, तो और एक 10 लाख रुपए का उनका हो गया यहाँ पे रेवेन्यू. यहाँ पे सेकंड सिनेरियो में लेट्स से 500 इंटू 500 लोग आ गए हैं 2000 रुपए में, तो 500 पर लीड. तो जो 2000 इंटू या 2 लाख रुपए उनका जो इनिशियली जो आया, क्योंकि 100 रुपए टिकट प्राइस थी, और उनका जो प्रोग्राम में रेवेन्यू आया वो आया 10 लाख रुपए का, तो 12 लाख रुपए का उनका रेवेन्यू आया है, प्लस कि उन्होंने स्पेंड करा है 10 लाख रुपए. 10 लाख रुपए स्पेंड करा मतलब 2 लाख रुपए उनका जो प्रॉफिट बचा, उसमें से लेट्स से अगर हम 20% भी चार्ज करते हैं, तो वी आर गेटिंग 40,000 रुपीज. सो मेन पर्पस इज कि नाउ बिकॉज अवर इंसेंटिव्स आर अलाइंड, अगर उस बंदे ने सिर्फ 2 कमाए तो हमको 40,000 मिले, अगर वो बंदा 20 लाख कमाएगा तो हमको कितने मिलेंगे? शायद ज्यादा. इन अ सेम वे अगर दूसरा सिनेरियो होता, तो वो बंदा ज्यादा एड्स, अगर हम ज्यादा कमाते तो भी उसका फायदा नहीं होता. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप इंसेंटिव स्ट्रक्चर बना रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि सामने वाले का और आपका जो इंसेंटिव है वो काफी अलाइंड हो. व्हाट्स द टाइम?
सो whenever you are trying to create incentives, you have to make sure कि वो दोनों एक aligned हो. एज अ बिजनेस ओनर आप अगर किसी और से काम करवा रहे हो, लेट्स से फ्रीलांसर हायर कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, तो दैट इज समथिंग, स्पेशली विथ फ्रीलांसर्स, बाहर की एजेंसीज के साथ जब भी काम कर रहे हो, मेक श्योर कि अलाइन करो इंसेंटिव्स को, विच इज वेरी इजी टू अलाइन व्हेन यू आर हायरिंग एन एजेंसी. इसके अलावा एक और चीज बात करेंगे जो थोड़ी देर में बात करेंगे कि आपके एम्प्लॉयज का इंसेंटिव स्ट्रक्चर हाउ यू कैन डिजाइन ऑल्सो इस. बट बिफोर दैट एक होता है दैट इज, एक होता है लीनियर इंसेंटिव मॉडल. Just a second. Yep. So there are two type of model. एक होता है लीनियर, एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर. नॉन लीनियर, लीनियर मतलब कि उसको एक फ्लैट, फॉर एग्जांपल अगर आप, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सेल्स में होते हैं. अगर आप किसी अपने यहाँ पे सेल्स का कोई बंदा हायर कर रहे हो, तो एक इंसेंटिव होता है कि उनको पर सेल 10% मिल रहा है. लेट्स से कि 10% ऑन एवरी सेल दे आर गेटिंग. अभी उनको सेल्स का 10% मिल रहा है, सो आपको, आप उन लोगों को 10% दे रहे हो. बट अगर हो सकता है कि वो एवरेज आपका जो सेल्स पर्सन है वो सेल करता है महीने का 30, दिन का एक सेल्स करता है 30 सेल्स, तो आप उसको 10% दे रहे हो हर सेल्स का. और लेट्स से कि हर से आपका 10,000 का प्रोडक्ट है तो उसका 30,000 मिल रहा है. बट व्हाट इफ यू डू समथिंग लाइक दिस कि अगर कोई बंदा महीने का 70 से ज्यादा सेल्स करता है और मोर, 70 से ज्यादा सेल्स करता है, तो आफ्टर लाइक लेट्स से कि उसको या तो एक फिक्स्ड अमाउंट दे दो या फिर ज्यादा परसेंटेज दे दो. फॉर एग्जांपल अगर मैं होता तो व्हाट आई वुड हैव डन कि पहले 30 सेल्स जो है, मैं, दिस इज समथिंग आई एम ट्राइंग, मैं थोड़ा टेस्ट कर रहा हूँ इस चीज को कि पहले 30 सेल्स, मतलब नॉट 30, मेरी जो कंपनी है वहां पे डिफरेंट मॉडल वी विल यूज, क्योंकि वहां पे टिकट प्राइस डिफरेंट है. बट पहले 30 में आप लोगों को 10% मिलेगा. अगर और 30 सेल्स करी तो आपको 15% मिलेगा उस 30 सेल्स का. उसके बाद अगर आपने करी तो यू विल गेट 30% ऑफ द सेल्स. तो व्हाट इज हैपनिंग इसका, आप उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हो कि जितना ज्यादा वो क्लोजिंग लाएंगे, उनका धीरे धीरे परसेंटेज जो है, दे आर गेटिंग मोर एंड मोर परसेंटेज, तो उनका परसेंटेज जो है वो बढ़ता जा रहा है. एंड वन मोर थिंग, आई हर्ड दिस इन लाइक नितिन कामत के पॉडकास्ट में. देयर वाज पॉडकास्ट इन पीवीआर का जो ओनर है, ही केम देयर एंड दिस इज व्हाट ही शेयर्ड कि अगर कोई बिजनेस, अगर कोई मूवी चल रही है तो यूजुअली 45% जो है वो मूवी में जाता है टिकट का, और 55% जो है वो जाता है थिएटर को. बट अगर वो मूवी आफ्टर एक वीक चल जाती है तो वो शायद वो 50-50 होता है, और अगर दूसरे वीक चली तो वो होता है 55 या ऐसा कुछ. मतलब कि जितनी ज्यादा लंबी मूवी चलेगी, मूवी का जो परसेंटेज है मूवी वालों का, वो कीप ऑन इंक्रीजिंग, वो बढ़ता जाएगा. दैट व्हाट इट डज इज क्रिएट ए इंसेंटिव टू क्रिएट गुड मूवीज फॉर द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर जो मूवी क्रिएट कर रहे हैं. सो दैट इज हाउ they are aligning their incentives. So you have to also think about what are the non-linear incentive models you can think of. एक और चीज जो है, अगर आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉई है विच यू हैव टू मेक श्योर कि कोई मल्टीपल टास्क कर रहे हैं. अगर बहुत ज्यादा मल्टीपल टास्क कर रहे हैं तो यू कैन नॉट इंसेंटिवाइज देम ऑन लाइक लॉट ऑफ टास्क. यू हैव टू मेक श्योर कि वहां पे इंसेंटिव नहीं हो, जितना कम रख सको, जितना रेगुलर पे दे सको, दैट इज बेटर. बिकॉज आप लेट्स से कि
एक काम करने के लिए इंसेंटिव उसको जिसको मिल रहा है वो ज्यादा करेंगे। इंस्टेड अगर आप उससे मल्टीपल काम करवा रहे हो तो इंसेंटिव यू शुड कीप इट फेयरली लो। अगर वही फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा 4 काम कर रहा है, वो चारों अगर आइसोलेशन 4 अगर डिफरेंट लोगों से करवा रहे हो तो यू कैन डायरेक्टली हैव हायर इंसेंटिव्स। बट अगर वही काम एक ही बंदे से करवा रहे हो तो यू शुड मेक श्योर कि आप उसको इंसेंटिवाइज किसी एक काम को नहीं कर रहे। नाउ आई विल शेयर एग्जांपल जहां पे लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट, लंदन के अंदर एक सिटी है जहां पे हीथ्रो, गेटविक एंड स्टेंस्टेड, लंदन के अंदर 3 एयरपोर्ट है। देयर आर 3 एयरपोर्ट्स इन लंदन। अभी आइडियली ऐसा होना चाहिए कि एयरपोर्ट पे जितने भी काम होता है, फॉर एग्जांपल आप चेक इन करते हो, सिक्योरिटी होती है, वहां पे जितनी शॉप्स होती है अंदर, आइडियली दे आर कंपेटिबल, एक दूसरे से कंपेटिबल काम है, वो एक दूसरे को compete नहीं कर रहे। तो ऐसा आइडियली होना चाहिए कि 3 अगर एयरपोर्ट है तो जो ओनर ऑफ 3 एयरपोर्ट है वो डिफरेंट होना चाहिए, और अंदर जो काम कर रहे हैं वो एक ही एजेंसी हायर कर, एक ही एजेंसी जो है वो मैनेज कर रही है अंदर की सिक्योरिटी, फूड, लोगों को लाना, लोगों के लिए इजी करना, मतलब सर्विस जो है वो एक ही एजेंसी मैनेज कर रही है। आइडियली ये होना चाहिए। एक्चुअली लंदन के अंदर उन्होंने एग्जैक्टली ऑपोजिट किया। उन्होंने क्या करा कि तीनों एयरपोर्ट की जो ओन करती है, जो सारी मैनेज करती है, वो एक ही कंपनी है, ओनली वन कंपनी। बट उसके अंदर सिक्योरिटी है तो वो उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी के पास है, फूड किसी और कंपनी के पास है, सर्विस किसी और कंपनी के पास। एंड नाउ व्हाट इट डज इज कि किसी का इंसेंटिव नहीं है कि वो कितना एफिशिएंटली काम हो, कितना अच्छे से काम हो, क्योंकि पैसा तो एक ही कंपनी के पास जा रहा है। तो देयर इज नोबडी इज मोटिवेटेड कि वो अच्छे से काम करे। एंड इफ यू रीड द रिव्यूज ऑफ द लंदन एयरपोर्ट यू विल एबल टू फिगर आउट, अगर आप में से कोई गया हो, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज का, बट ऐसा कहा जाता है कि दे डोंट हैव दैट ग्रेट ऑफ अ सर्विस। और उसका एक रीजन ये माना जाता है कि उन लोगों का इंसेंटिव जो है वो अलाइन नहीं है। So this is something you need to understand. Now that is something you need to understand कि जितनी चीजें आप अगर आप किसी के काम के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, वहां पे यू कैन क्रिएट इंसेंटिव्स मॉडल कि वहां पे इंसेंटिव नहीं भी होगा तो भी शायद उतना चल जाएगा, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले के जमाने में जो गाड़ियां बनती थी, अभी भी जो गाड़ियां बनती है, या फिर कोई लेबर रिलेटेड वर्क है, तो आपको पता है कि इस बंदे ने क्या करा है, उसका आउटपुट आपको दिख रहा है। सो दैट इज ऑब्जर्वेबल वर्क, वहां पे इंसेंटिव्स कम होगा तो चलेगा। बट जहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप का चीजों को, एट दैट प्लेस यू हैव टू मेक श्योर कि आप इंसेंटिव्स को अलाइन कर रहे हो सामने वाले के साथ। एंड दैट इज वे यू कैन मेक श्योर कि अगर आपके इंसेंटिव्स अलाइंड है तो वो बंदा वही काम करेगा जो शायद दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे। नाउ आई जस्ट वांट टू लाइक नाउ आई वांट टू एंड दिस कॉल because this is like already too heavy. Now you need to understand, अगर if you only can take one thing from this call, it is कि make sure कि आप जिस इंसानों के साथ भी काम कर रहे हो उन लोगों का इंसेंटिव अलाइन हो, वो लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो। अगर आपका फायदा हो रहा है तो उनका फायदा हो रहा है, अगर उनका फायदा आपका नुकसान हो रहा है तो उनका नुकसान हो रहा है। बेसिकली स्किन इन द गेम हैज टू बी देयर, वो स्किन इन द गेम होना जरूरी है। आई हर्ड दिस लाइन बहुत टाइम पहले, मुझे किसी इन्वेस्टर ने बताया था कि अगर सामने वाला बंदा 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, फिर भी तेरे पास अगर लेट्स से 10 लाख रुपए ही है, फिर भी अच्छा इन्वेस्टर जो होगा ही वांट कि वो सारा का सारा 10 लाख रुपए तो बिजनेस में डाल दे, इवन दो ही कैन पे यू, अगर तू अपना पैसा नहीं भी डालेगा तो भी चल जाएगा। स्टिल अ गुड इन्वेस्टर वांट यू इन्वेस्ट वट एवर मनी यू हैव, सो तुम दोनों के इंसेंटिव जो है वो अलाइन हो रहे, यू आर अलाइनिंग योर इंसेंटिव और दोनों एक ही डायरेक्शन में काम
कर रहे हो, सो यू हैव टू मेक श्योर आप जितने वेंडर्स के साथ काम कर रहे हो, जितने एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहे हो, उन सारे लोगों का इंसेंटिव एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है. तो या दिस इज अप फॉर द कॉल. एंड नेक्स्ट वीक वो बुक शायद अभी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बट वी गोइंग टू टॉक अबाउट इन्फ्लुएंस अगेन. सो पहले इस बुक के बारे में हमने बात करी थी एक बार. नेक्स्ट वीक वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट बुक अगेन. एंड फॉर द पीपल, शायद हो सकता है वो जो कैलकुलेशन हमने किया कि वो एमसीक्यू में आंसर कैसे आया, माइट बी कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया. सो व्हाट आई विल डू, आई विल रिकॉर्ड इट होल वीडियो ऑन इट, उसको फिर से रिकॉर्ड करके देन आई विल शेयर इन द ग्रुप, सो यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि वो कैसे आया, वो थॉट प्रोसेस क्या था. सो थैंक यू एवरीवन.